गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आई एम डॉक्टर अशोक यादव और हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिस्टम्स के विषय में जिसका नाम है इम्यून सिस्टम। जिस प्रकार से हमारे शरीर में बहुत सारे सिस्टम्स मिलकर टोटल हमारे वाइटल एक्टिविटीज़ को चलाते हैं, टोटल हमारी जैविक क्रियाओं को चलाते हैं, ठीक उसी प्रकार से नेचर ने हमारे शरीर में एक और भी इम्पॉर्टेंट सिस्टम दिया है जिसकी वजह से हमारे टोटल वाइटल एक्टिविटीज़ अपने को सुरक्षा महसूस करते हैं अपने के लिए, अर्थात उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई आपदा, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम, कोई संकट नहीं आने पाता, क्योंकि नेचर ने हमारे वाइटल एक्टिविटीज़ को सुचारू रूप से चलने के लिए एक तंत्र डेवलप किया है जिसका नाम है इम्यून सिस्टम। जिस प्रकार से हमारे देश के सोल्जर्स बॉर्डर पर तैनात होते हैं और हमारे देश के नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करते हैं, हमारे जितने भी नागरिक हैं सब अपना सुचारू रूप से काम कर रहे हैं, आराम फरमा रहे हैं, और इसके लिए उत्तरदायी कौन है? हमारे देश के सैनिक। हमारे देश के सैनिक बॉर्डर पर क्या करते हैं? चौकसी देते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक उसी प्रकार से नेचर ने हमारे शरीर में जितने भी हमारे सेल्स हैं, जितने भी हमारे टिश्यूज़ हैं, सबके सुरक्षा के लिए एक सुरक्षा व्यवस्था प्रदान किया है, एक सोल्जर तैनात किया हुआ है और उन सोल्जर्स का नाम है इम्यून सेल्स। तो टोटल इम्यून सेल्स जिस सिस्टम के अंतर्गत परफॉर्म करते हैं उसका नाम होता है इम्यून सिस्टम। आज आइए हम इस वीडियो सेगमेंट के माध्यम से इम्यून सिस्टम्स के विषय में बात करेंगे और जानेंगे कि इम्यून सिस्टम क्या होता है और इनके क्या रोल होते हैं, इम्यून सिस्टम किस प्रकार से परफॉर्म करते हैं, क्या मैकेनिज्म है उनका हमारे शरीर के अंदर। तो इस वीडियो सेगमेंट में हम इन्हीं को जानने की कोशिश करेंगे। आइए समय ज़ाया न करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और जानते हैं सबसे पहले कि इम्यून होता क्या है। व्हाट इज़ द इम्यूनिटी? प्रतिरक्षा है क्या? इम्यूनिटी कहते किसे हैं? तो हम लोग जानते हैं कि जिस प्रकार से हम लोगों ने और सिस्टम को जाना है कि सभी सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं? आर्गन बनाते हैं। आर्गन से सभी सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू से आर्गन बनता है, आर्गन से आर्गन सिस्टम बनता है, आर्गन सिस्टम से एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। ये हम लोग बहुत पहले से जानते चले आए हैं। ठीक उसी प्रकार से एक हमारा और भी तंत्र है जिसको हम प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं या इम्यून सिस्टम कहते हैं। तो इसमें भी क्या होता है कि बहुत सारे सेल्स कुल मिला के जो इम्यून सेल्स होते हैं वो सभी सेल्स मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं जिसका नाम होता है इम्यून सिस्टम। ठीक बच्चों, तो ये आप जो देख रहे हैं कि इम्यून सिस्टम सेल्स जो है, तो इसमें यह है कि इम्यून सिस्टम जो होता है इम्यून सेल्स प्लस प्रोटीन से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? तो इम्यूनिटी जो हम लोग जानते हैं कि इम्यूनिटी है क्या, हमारे अंदर जो प्रतिरक्षा क्रिएट होता है वो क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हम जाने जो इम्यून सिस्टम होता है वो किससे मिलकर बना होता है? इम्यून सेल्स प्लस प्रोटीन्स। बहुत सारे इम्यून सेल्स होते हैं, हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक बच्चों, तो जो इम्यून सेल्स होते हैं वो और साथ ही साथ उनसे प्रोड्यूस होने वाले जो प्रोटीन्स होते हैं, ये दोनों आपस में मिलकर ये तंत्र इस्टेब्लिश करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? इम्यून सिस्टम कहते हैं। आइए हम जानते हैं। तो नेचर ने क्या किया है, इम्यून सिस्टम में हमको जो सेल दिया है, तो ये दो प्रकार के सेल होते हैं। एक होते हैं नॉन स्टॉप सेल और दूसरे होते हैं स्पेसिफिक सेल। अर्थात कुछ ऐसे कोशिकाएं होते हैं जो नॉन स्टॉप काम करते रहते हैं, अर्थात वो रुकते नहीं हैं। और ये जो होते हैं बच्चों, ये नॉन स्पेसिफिक भी होते हैं, अर्थात ये पहचानते नहीं हैं, अर्थात ये कोई स्पीसीज स्पेसिफिक नहीं होते हैं कि किसी को पहचान कर वार करेंगे। इनका काम होता है कि ये ट्रेंड एक सैनिक हैं और इनका काम होता है कि सीधे किसी चीज़ को टारगेट फिक्स करते हैं और उसको मार गिराते हैं। इनका काम केवल और केवल मारना होता है। और दूसरे जो हमारे सेल्स होते हैं बच्चों, उनको हम स्पेसिफिक कहते हैं, अर्थात ये ऐसे सेल्स होते हैं जो किसी भी, चाहे वायरस चाहे बैक्टीरिया, इनको पहले वो रिकॉग्नाइज करते हैं, सबसे पहले वो उसको पहचानते हैं और इसके बाद फिर उस पर क्या करते हैं? वार करते हैं। तो ये जो नॉन स्टॉप सेल्स होते हैं इनको हम इन्नेट इम्यूनिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको हम इन्नेट इम्यूनिटी कहते हैं। और जो स्पेसिफिक होते हैं इनको हम एडाप्टिव इम्यूनिटी कहते हैं या एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो नॉन स्टॉप काम कर रहे हैं, ये नॉन स्टॉप जो सेल्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? इन्नेट इम्यूनिटी कहते हैं। जबकि जो ये स्पेसिफिक होते हैं, जो पहचान कर काम करते हैं, उनको हम एडाप्टिव इम्यूनिटी या फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। आइए जान लेते हैं कि ये नॉन स्टॉप इम्यूनिटी में आने वाले जो सेल्स हैं वो कौन होते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें क्या होते हैं? नेचुरल किलर सेल आते हैं, एनके सेल जिसको कहते हैं। माइक्रोफेजेस आते हैं। तो माइक्रोफेजेस क्या होते हैं बच्चों? ये जो होते हैं मोनोसाइट्स का एक इनलार्ज फॉर्म होता है, अर्थात जो हमारे मोनोसाइट्स इनलार्जमेंट कर जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, अपना बड़ा सा विशाल रूप जब बना लेते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? माइक्रोफेजेस कहते हैं।
तो ये मैक्रोफेजेस जब ब्लड में पाए जाते हैं तो उसको हम मोनोसाइट्स कहते हैं, और जब किसी टिश्यूज़ में पाए जाते हैं तो उसको हम हिस्टोसाइट्स कहते हैं। आप इसको रिमार्क कर लेंगे कि ये मैक्रोफेजेस जब हमारे ब्लड में पाए जाते हैं तो उसको हम मोनोसाइट्स कहते हैं, और जब ये किसी टिश्यूज़ में पाए जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, हिस्टोसाइट्स कहते हैं। तो ये मैक्रोफेजेस और मोनोसाइट्स में आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। जो मैक्रोफेजेस होते हैं ये मोनोसाइट्स ही होते हैं, और ये मोनोसाइट्स का प्रोलॉन्ग फॉर्म होता है, बड़ा फॉर्म होता है। तो इन्नेट इम्यूनिटी के अंतर्गत जो नॉन स्टाफ सेल्स होते हैं, जो नॉन स्पेसिफिक होते हैं, अर्थात किसी को पहचान के वार नहीं करते, अर्थात उनका काम केवल वार करना ही होता है, वो कौन है? एक होता है नेचुरल किलर से एनके सेल, दूसरा होता है मैक्रोफेजेस, तीसरा होता है न्यूट्रोफिल्स। और ये न्यूट्रोफिल्स बहुत ही खतरनाक, बहुत ही हिंसक प्रवृत्ति के होते हैं, अर्थात तुरंत वार करने वाले होते हैं। माइक्रोफेज जो होते हैं बड़े साइज में होते हैं, अर्थात एक साथ बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस को भक्षण कर सकते हैं, लेकिन न्यूट्रोफिल्स कंपैरेटिवली उनसे छोटे होते हैं, लेकिन उनसे भी ज़्यादा खतरनाक और हिंसक ये होते हैं न्यूट्रोफिल्स। अगला जो है वो ईओसिनोफिल्स होता है, फिर मास्ट सेल्स और डेंड्राइटिक सेल। ये सब जितने हैं इनको हम क्या कहते हैं? ये होते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। ठीक बच्चों, अर्थात ये नॉन स्पेसिफिक होते हैं, किसी स्पीसीज स्पेसिफिक, अर्थात स्पीसीज को पहचान के वार नहीं करेंगे, बल्कि इनका टारगेट ये फिक्स होता है कि इनको मारना ही मारना है। ये एकदम बच्चों की टेंडेंसी रखते हैं, बच्चों की प्रवृत्ति रखते हैं, जिस प्रकार से बच्चे किसी खिलौने के लिए आपस में लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वो भूल जाते हैं कि हमने लड़ाई क्यों किया था, और फिर वो अपना दोस्ती बना लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये क्या होते हैं? ये भी नॉन मेमोरी होते हैं, अर्थात इनके अंदर मेमोरी नहीं होता है, या नॉन स्पेसिफिक होते हैं, किसी को सोच समझ कर अर्थात पहचान के लड़ाई नहीं करेंगे, बल्कि इनको ट्रेनिंग दिया रहता है कि आप तुरंत क्या करेंगे, किसी का फॉरेन बैक्टीरिया वायरस को देख रहे हैं, कोई इन्वाइडर आ चुका है हमारे शरीर में, कोई आतंकवादी या घुसपैठ कर चुका है, तो सीधे उसको मार गिराना है, ये इनको बताया जाता है। और यही दूसरी तरफ अगर हम स्पेसिफिक में बात करें तो स्पेसिफिक क्या होते हैं? एक प्रकार के एडाप्टिव इम्यूनिटी होते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी होते हैं, जो हमको आफ्टर बर्थ, अर्थात जैसे ही कोई इन्वाइडर हमारे शरीर के अंदर इनकॉर्पोरेट होता है तो उसके घुसने के बाद जब हमारे शरीर में चला आता है तो हमारे जो सैनिक होते हैं वो क्या करते हैं? अपने लिए अर्थात एक नया इम्यून सिस्टम, एक इम्यून सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं, और वो इम्यून सेल्स कैसे होते हैं? वो स्पेसिफिक होते हैं, अर्थात पहचान के फिर क्या करते हैं? काम करते हैं। तो स्पेसिफिक में हमारे दो प्रकार के सेल आते हैं, एक होता है हमारा टी सेल्स, दूसरा होता है बी सेल्स। आइए इनके मैकेनिज्म को हम देख लेते हैं कि ये किस प्रकार से काम करते हैं, कैसे ये काम करते हैं, हमारे इन इम्यूनिटी का क्या मतलब है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ ये जो मैक्रोफेजेस है, तो हमारे जो मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स ये दोनों क्या करते हैं? ये दोनों किसी भी इन्वाइडर अर्थात फॉरेन सब्सटेंसेस, अगर कोई एंटीजन हमारे शरीर के अंदर एंट्री करता है, कोई इन्वाइडर हमारे शरीर के अंदर अगर एंट्री कर जाता है, तो इनका टारगेट होता है उनको फैगोसाइट करना, अर्थात खा डालना। तो ये माइक्रोफेजेस क्या करते हैं? न्यूट्रोफेज तो केवल खाता है, अर्थात उसको खाने का काम करता है, उसको मारने का काम करता है, लेकिन माइक्रोफेजेस के दो रोल हो जाते हैं। एक तो वो कि उनको मारता है, मार के उनको खा डालता है, पचा डालता है, और इसके बाद भी इसका इतना ही काम नहीं होता। ये क्या करता है कि जो फॉरेन इन्वाइडर होते हैं, अर्थात फॉरेन बैक्टीरिया वायरस होते हैं, उनको मारने के बाद उनके कंकाल को, अर्थात उनके अवशेष को, उनके कुछ केमिकल्स को अपने शरीर के ऊपर लगा लेता है, और लगाने के बाद क्या करता है? ये शो करता है अपने आसपास के साथियों को, और जो सेल्स हैं उनको ये बताता है, साथ ही साथ अपने स्पेसिफिक ट्रेनर के पास पहुंचता है। अर्थात ये देखिए माइक्रोफेजेस क्या कर रहा है? इसको सिग्नलिंग, अर्थात ये माइक्रोफेजेस सिग्नलिंग को काम करता है, और ये मरे हुए जो वायरस बैक्टीरिया होते हैं उनके कुछ सेल, अर्थात उनके कुछ अवशेष को, उनके कुछ केमिकल्स को अपने शरीर के ऊपर लगा लेता है, और लगाने के बाद क्या करता है? वो ऊपर करता है और दिखाता है कि ये देखिए हमने किसी को मारा है, और ये कोई फॉरेन इन्वाइडर है, कोई आतंकवादी है, कोई घुसपैठी है, जो हमारे अंदर क्या कर चुका है? एंट्री कर चुका है। तो ये दिखाने के लिए जाता है, किसको? अपने स्पेशल टास्क फोर्स को दिखाता है, जहाँ से इन लोगों को ट्रेनिंग मिलता है। जो स्पेशल टास्क फोर्स होते हैं, जिनके पास मेमोरी होती है, जिनके पास ट्रेनिंग के लिए पूरा व्यवस्था होता है, उनको ये दिखाने के लिए ले जाता है। तो कहाँ ले जाता है? हमारे स्पेसिफिक इम्यून सेल्स के पास ले जाता है, हमारे एडाप्टिव इम्यूनिटी के पास ले जाता है, अर्थात टी सेल्स के पास ले जाता है, और ये बताता है कि हमने इसको मार तो दिया है, लेकिन इसकी संख्या दिनों दिन मतलब अनवरत बढ़ती जा रही है, हम अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे, इसमें सभी लोगों का सहयोग अपेक्षित है। तो वो दिखाने जाता है कि ये देखिए क्या आप इसको पहचानते हैं? ये बाहर का आदमी है, अर्थात कोई आतंकवादी है। तो ये क्या करता है? माइक्रोफेजेस ले जाता है और टी सेल के पास पहुँचाता है।
क्योंकि टी सेल के पास क्या होता है, मेमोरी भी होता है, साथ ही साथ उसके पास साइटोटॉक्सिक टी सेल भी होता है, साथ ही साथ उसके पास मेमोरी और सॉरी हेल्पर टी सेल भी होते हैं। अर्थात वहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेनर भी हैं, बहुत सारे सैनिक भी हैं, तो उनके पास ये दिखाने के लिए ले जाता है। तो सबसे पहले ये क्या करेगा, टी सेल को दिखाएगा, टी सेल के पास ले जाएगा, और टी सेल क्या करता है, टी सेल फिर इसको बी सेल के पास ट्रांसफ़र करता है। बी सेल के पास जब ट्रांसफ़र कर देता है तो बी सेल क्या करता है, इसके दो काम हो जाते हैं। अब बी सेल क्या करेगा, एक प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, और ये प्रोटीन भी क्या होता है, स्पेसिफिक होता है, अर्थात ये भी पहचान के वार करेगा। तो बी सेल द्वारा जो प्रोटीन बनाया जाता है जो स्पेसिफिक होता है उस प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन भी बच्चों दो प्रकार के, जहाँ कि आप देख रहे हैं कि जो सेल होते हैं इम्यून सेल्स भी दो प्रकार के होते हैं, एक नॉन स्टॉप सेल होते हैं और दूसरे स्पेसिफिक। नॉन स्टॉप वो होते हैं जो बिना पहचाने वार करते हैं, स्पेसिफिक जो पहचान के काम करते हैं। ठीक इसी प्रकार से प्रोटीन भी दो होते हैं, एक होता है नॉन स्टॉप और दूसरा होता है स्पेसिफिक। तो नॉन स्टॉप जो प्रोटीन होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कंप्लीमेंट कहते हैं। तो कंप्लीमेंट के विषय में हम बाद में बात करेंगे, और यहाँ हम जान लेते हैं कि जो स्पेसिफिक प्रोटीन होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एंटीबॉडी कहते हैं। तो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कौन करता है बच्चों, हमारा बी सेल्स करता है। जो हमारे बीटा लिम्फोसाइट्स होते हैं वो एक प्रकार का स्पेशल प्रकार का प्रोटीन बनाते हैं, और उस प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, एंटीबॉडी कहते हैं। ये वाई आकार का एंटीबॉडी होता है, जो जितने भी फॉरेन इन्वाइडर होते हैं, एंटीजन होते हैं बच्चों, एंटीजन को क्या करता है, बाइंड कर लेता है, उनको पकड़ लेता है। अर्थात सभी बहुत सारे एंटीजन को एक साथ पकड़ लेता है, और पकड़ने के बाद क्या कर लेता है बच्चों, वो अपने साथ सिमेट लेता है। इसके बाद हमारे मैक्रोफेज या न्यूट्रोफिल्स या हमारे साइटोटॉक्सिक टी सेल जो होते हैं बच्चों, वो सीधे उस पर टूट पड़ते हैं, और दनादन 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 क्या करते हैं बच्चे, उस पर वार करते हैं, और अल्टीमेटली क्या करते हैं, मार डालते हैं। तो पकड़ने का काम जो करता है बच्चे, वो कौन करता है, एंटीबॉडी करता है, विच इज फॉर्म्ड बाय द बीटा लिम्फोसाइट्स, अर्थात बी लिम्फोसाइट्स के द्वारा ये बनाए जाते हैं एंटीबॉडी। ठीक बच्चों, और किसके सिग्नल पर, किसके संकेत पर, टी लिम्फोसाइट्स के, अर्थात टी सेल्स जो होता है इनको क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, और ये टी सेल्स क्या करेगा, बीटा लिम्फोसाइट्स को या बी लिम्फोसाइट्स को स्टिमुलेट करेगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द एंटीबॉडी। और ये एंटीबॉडी क्या करेंगे, बहुत सारे एंटीजन को एक साथ बाइंड कर लेते हैं, और फिर उसके ऊपर क्या करते हैं बच्चों, हमारे जितने भी मैक्रोफेजेज होते हैं, न्यूट्रोफिल्स होते हैं, साइटोटॉक्सिक टी सेल होते हैं बच्चों, वो सीधे उस पर अटैक कर जाते हैं और उस आतंकवादी को मार गिराते हैं। साथ ही साथ बच्चों बीटा सेल्स का मतलब बी सेल्स का एक और भी काम होता है, बीटा लिम्फोसाइट्स का, उनका ये काम होता है कि ये मेमोरी सेल भी बनाते हैं। तो मेमोरी सेल क्या करते हैं बच्चों कि ये अपने दिमाग में, अर्थात जो ये माइक्रोफेजेस जो आतंकवादी को लेकर गया है उसके कुछ अवशेष को लेकर गया है, तो ये क्या करते हैं बच्चों, एक एंटीबॉडी का तो निर्माण करते ही करते हैं, साथ ही साथ उस आतंकवादी का जो फॉरेन इन्वाइडर आया है उसका एक पिक्चर भी बनाकर रख लेते हैं, अपनी मेमोरी में रख देते हैं, इससे कि जिससे वो कभी भी अगर आए, अपना हुलिया बदल कर आए, अपना रूप बदल कर आए, तो फिर उस पर क्या करें, अर्थात उसके कन्फ्यूज़न में न आए, उसके अर्थात उसके ऊपर कोई ट्रस्ट न करें, अर्थात उसके भरोसे में न आए, और वो क्या करते हैं बच्चों, एक मेमोरी में बना कर रख लेते हैं, एक फिगर स्केच करके रख लेते हैं, जिससे दोबारा अगर कभी वो आता है तो उसके लिए वो सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस कर सकें। बच्चों जब सबसे पहले कोई बैक्टीरिया वायरस हमारे शरीर के अंदर एंट्री करता है तो उसके लिए जो हमारे इम्यून सेल्स पहला स्ट्रेटजी तैयार करते हैं लड़ाई के लिए, पहला जो षड्यंत्र रचते हैं उसको मारने के लिए, उसको हम प्राइमरी इम्यून रिस्पांस करते हैं। और प्राइमरी इम्यून रिस्पांस करने में थोड़ा सा समय लग सकता है हमारे शरीर, क्यों, क्योंकि पूरा स्ट्रेटजी तैयार करते हैं, उसको पहले रिकॉग्नाइज करते हैं, पहचानते हैं, फिर अपने सैनिकों को तैयार करते हैं और फिर अलर्ट करते हैं मारने के लिए, तब तक का समय बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसको हम प्राइमरी इम्यून रिस्पांस कहते हैं। लेकिन जब ये अपने मेमोरी में रख लेते हैं, क्योंकि बच्चों बी सेल्स के पास भी मेमोरी सेल होता है और टी सेल्स के पास भी मेमोरी सेल्स होता है, तो टी सेल्स के 3 सैनिक कुल जबरदस्त होते हैं, एक होता है मेमोरी सेल्स, दूसरा होता है हेल्पर सेल, और तीसरा होता है साइटोटॉक्सिक सेल, जिसको हम कहते हैं बहुत ज़बरदस्त किलर होता है साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। वो क्या करता है बच्चों, मार धाड़ करता है, अर्थात फाइगोसाइटोसिस का काम करता है, भक्षण करने का काम करता है। तो टी सेल्स के पास कुल 3 इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं, जो हमारा टी लिम्फोसाइट्स होता है 3 इंपॉर्टेंट सेल्स बनाते हैं, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, हेल्पर सेल और मेमोरी सेल। ठीक इसी प्रकार से हमारा बी सेल्स जो होता है बच्चों, ये क्या करता है, ये एक एंटीबॉडी प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है और दूसरा मेमोरी सेल का फॉर्मेशन करता है। और ये मेमोरी सेल किसी फॉरेन इन्वाइडर का स्केच कर लेते हैं, उसको पहचान जाते हैं और फिर वो
फ्यूचर में अगर कभी आता है तो उसके अगेंस्ट वो सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस क्रिएट करते हैं, अर्थात वो उसको पहचाने रहते हैं। दोबारा जब आता है तो बच्चों हमारे शरीर में सिम्टम्स नहीं आ पाता, किसी प्रकार कोई लक्षण नहीं दिखाई देगा, इसके पहले उसको मार गिराते हैं, अर्थात हमारे शरीर के अंदर बीमारी ही नहीं का, हमको पता ही नहीं चलेगा कि कोई वायरस बैक्टीरिया वो वाला फिर से आ गया। क्यों? क्योंकि हमारे सैनिक पहले से उसके लिए तैयार रहते हैं, उसके लिए एंटीबॉडी बनाकर रखते हैं, उसको पहचाने रहते हैं और उस पर तुरंत अटैक करके उसको समाप्त कर देते हैं। तो प्राइमरी इम्यून रिस्पांस की अपेक्षा हमारा सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस बहुत फास्टली काम करता है और वो हमारे शरीर के अंदर सिम्टम्स आए बगैर भी क्या करता है, उसको मार के गिरा देता है। तो ये सब मैकेनिज्म कौन कराता है बच्चों, अर्थात ये माइक्रोफेज क्या करता है, एक बहुत बड़ा सा सेल होता है, इस प्रकार से बहुत बड़ा सेल होता है बच्चों माइक्रोफेज। और ये क्या करता है, बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस को, ये सब बैक्टीरिया वायरस, ये बैक्टीरिया इनको सब इंगल्फ कर डालता है एक बार में बहुत सारे लोगों को। साथ ही साथ बच्चों इनके ऊपर क्या करता है, इस प्रकार से कोई सिग्नल लगा लेता है, जैसा कि आप देख रहे हैं इस प्रकार से अपने शरीर के ऊपर क्या करता है बच्चों, इनका जो अवशेष होता है, इनके अवशेष के ऊपर लगा लेता है और इसको फिर कहाँ लेकर जाएगा, यहाँ ले जाएगा टी सेल के पास, सिग्नलिंग के लिए, इनको पहचानने के लिए कि क्या ये बाहरी कोई फॉरेनर है या कोई फॉरेन पार्टिकल है, कोई फॉरेन एंटीजन है या कोई फॉरेन सब्सटेंसेस है, तो वो बताता है कि हाँ ये तो हमारे यहाँ के। कैसे पहचानता है बच्चों, इसके लिए होता है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। क्या होता है बच्चों, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, MHC, अर्थात हमारे शरीर के जितने भी सेल्स होते हैं बच्चों, उनके ऊपर एक फ्लैगिंग हुआ रहता है, एक झंडा लगा होता है, जिसके आधार पर ये पहचान जाते हैं कि ये हमारे शरीर का सेल है। उसको हम क्या कहते हैं, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, अर्थात सब हमारे सभी कोशिकाओं के ऊपर ये लगा होता है। तो इसी के आधार पर ये पहचान जाते हैं कि ये हमारे यहाँ का कोश क्या है, सेल है, और ये जो ऊपर से लेकर जाएगा दिखाएगा तो कहेगा नहीं ये तो कोई बाहरी है, और इसके ऊपर वो क्या करते हैं, अटैक कर देते हैं, इसके लिए षड्यंत्र बनाते हैं। तो ये था इम्यून, किस प्रकार से इम्यूनिटी हमारा काम करता है बच्चों, ये थोड़ा सा मैकेनिज्म था। और साथ ही साथ इनके विषय में एक हम स्ट्रेटजी बताते हैं कि ये किस प्रकार से काम करते हैं। तो एक बार फिर से आप इसको देख लीजिए, जान लीजिए कि हमारे पास इम्यूनिटी जो होते हैं, इम्यून सेल्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इन्नेट इम्यूनिटी और दूसरा होता है कौन बच्चों, एडाप्टिव इम्यूनिटी। जो इन्नेट इम्यूनिटी होते हैं ये क्या होते हैं, नॉन स्पेसिफिक होते हैं, नॉन मेमोरी होते हैं, और ये इनबॉर्न होते हैं, हमको शरीर हमारे क्या होते हैं बच्चों, वो पैदाइशी हमको पहले से ही हमारे शरीर के अंदर मिले होते हैं, नेचुरली मिले होते हैं, इसको हम नेचुरल सेल्स भी कहते हैं, ठीक बच्चों, अर्थात ये नेचुरल इम्यून सेल्स होते हैं। और इसी प्रकार से अगर हम एडाप्टिव इम्यूनिटी की बात करें तो एडाप्टिव इम्यूनिटी जो होते हैं बच्चों, ये स्पेसिफिक होते हैं, और ये क्या होते हैं बच्चों, इसमें इनके अंदर मेमोरी होता है, और ये एक्वायर्ड किए जाते हैं आफ्टर बर्थ, अर्थात जैसे ही कोई फॉरेन इन्वेडर हमारे शरीर के अंदर इनकॉर्पोरेट करता है तो उसके बाद क्या करते हैं बच्चों, हमारा जो शरीर होता है, हमारे जो इम्यून सेल्स होते हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं, अर्थात स्टिमुलेट होकर उसके लिए क्या करते हैं बच्चों, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करते हैं, और उसके लिए जो जिस प्रकार का मैकेनिज्म बनाते हैं और जिस प्रकार का रिस्पांस देते हैं उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस कहते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारे एडाप्टिव सेल होते हैं वो बच्चों क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, और उनके अंदर मेमोरी होता है, ठीक बच्चों, अर्थात ये सेल्फ और नॉन सेल्फ को पहचानने का, अर्थात ये अपने सेल्फ और नॉन सेल्फ सेल को पहचानने की टेंडेंसी इनके अंदर होती है, किसके अंदर, अर्थात स्पेसिफिक के अंदर, एडाप्टिव इम्यूनिटी के पास होता है। तो आइए बच्चों हम जान लेते हैं कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि बच्चों इम्यून सिस्टम का अध्ययन जिस तंत्र के जिस ब्रांच के अंतर्गत करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इम्यूनोलॉजी कहते हैं। आइए जानते हैं सबसे पहले इम्यूनोलॉजी होता क्या है, ठीक बच्चों। तो थोड़ा सा हम इसको बड़ा करके देखते हैं, ये देखिए, तो इम्यूनोलॉजी क्या होता है बच्चों, इट इज़ द ब्रांच ऑफ द मेडिकल साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द इम्यून सिस्टम। तो जिसके अंतर्गत बच्चों हम इम्यून सिस्टम का अध्ययन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इम्यूनोलॉजी। तो इम्यूनोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, इम्यूनो माने होता है इम्यून सिस्टम एंड लॉजी इक्वल टू होता है स्टडी, अर्थात जिसके अंतर्गत हम इम्यून सिस्टम का अध्ययन करते हैं दैट इज नोन एज द इम्यूनोलॉजी। तो इम्यूनोलॉजी क्या होता है बच्चों, इट इज़ द ब्रांच ऑफ द मेडिकल साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द इम्यून सिस्टम, जिसके अंतर्गत हम इम्यून सिस्टम का अध्ययन करते हैं उसको हम इम्यूनोलॉजी कहते हैं। अगर हम बात करें कि फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कौन है बच्चों, किसने सबसे पहले इम्यून सिस्टम पर काम किया है, तो वो कौन है बच्चों, वो है इमिल वॉन बेहरिंग। कौन है बच्चों, इमिल वॉन बेहरिंग। जैसा कि आपने नाम देख रहे हैं, इमिल वॉन बेहरिंग 1890 ईस्वी में इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने क्या कहा बच्चों, ही डिस्कवर्ड दैट द एंटीबॉडी आर वीपन्स प्रोड्यूस्ड बाय बॉडी, अर्थात उन्होंने ये कहा बच्चों की जो ये एंटीबॉडी होते हैं बच्चों, ये हमारे शरीर से ही प्रोड्यूस होते हैं और वो वेपन्स के रूप में काम करते हैं, एक हथियार के रूप में काम करते हैं, एक औजार के रूप में काम करते हैं। किसने कहा बच्चों, इमिल वॉन बेहरिंग ने 1890 ईस्वी में उन्होंने कहा
कि जितने भी एंटीबॉडीज़ होते हैं वो हमारे शरीर से ही बनते हैं और वो हमारे लिए एक वेपन्स के रूप में काम करते हैं, एक औजार के रूप में काम करते हैं। जिस प्रकार से हम बंदूक, बारूद इन सब का यूज करते हैं किसी आतंकवादी को मारने के लिए बच्चों, ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर जो कोई आतंकवादी इन्वाइडर, फॉरेन इन्वाइडर आ जाता है, उसको मारने के लिए जो हमारा एंटीबॉडी होता है वो एक वेपन्स के रूप में काम करता है, एक औजार के रूप में काम करता है। ये स्टेटमेंट किसने दिया? ये एमिल वॉन बेहरिंग ने दिया था 1890 ईस्वी में। इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कहते हैं। ठीक बच्चों, तो फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी एमिल वॉन बेहरिंग 1890 ईस्वी में इनको कहा गया। ठीक बच्चों, अगला जो है बच्चों हम ये जान लेते हैं कि इस पूरे इम्यून सिस्टम के अंतर्गत आप दो चीज़ पढ़ेंगे, एंटीजन एंटीबॉडी बार बार आएगा। तो आइए हम जान लेते हैं कि व्हाट इज़ द एंटीजन एंड व्हाट इज़ द एंटीबॉडी। तो एंटीजन क्या होता है? एंटीजन को हम कहते हैं एग्लूटिनोजन। क्या कहते हैं? एग्लूटिनोजन। आइए जानते हैं एग्लूटिनोजन होता क्या है। फॉरेन सब्सटेंसेस इनवाइडिंग बॉडी एंड कैपेबल ऑफ स्टिमुलेटिंग ऑन इम्यून रिस्पॉन्स। तो ये क्या होता है बच्चों? ये एक प्रकार का फॉरेन सब्सटेंसेस होता है। ये क्या होता है? जो एंटीजन होता है ये एक फॉरेन इन्वाइडर होता है, एक फॉरेन सब्सटेंसेस होता है, एक टॉक्सिक सब्सटेंसेस होता है जो हमारे शरीर के अंदर जब इन्वाइट करता है, जो हमारे शरीर के अंदर पहुंचता है तो हमारे सभी इम्यून सेल्स को क्या करता है? रिस्पॉन्ड कर देता है। अर्थात हमारे जितने भी इम्यून सेल्स हैं, पूरा हमारा इम्यून सिस्टम क्या होता है बच्चों? स्टिमुलेट हो जाता है, रिस्पॉन्ड करने लगता है उसके अगेंस्ट। अर्थात जो हमारे एंटीजन होते हैं उनके लिए एक षड्यंत्र बनाने लगता है, उनके लिए एंटीडोट तैयार करने लगता है, उनके लिए एंटीबॉडी तैयार करने लगता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? एंटीजन। तो एंटीजन एक प्रकार का फॉरेन सब्सटेंसेस होता है जो वो हमारे शरीर के अंदर जैसे ही पहुंचता है तो हमारे जो इम्यून सेल्स हैं बच्चों वो रिस्पॉन्ड कर जाते हैं। अर्थात हमारे अंदर इम्यून रिस्पांस तब क्रिएट होता है जब कोई फॉरेन इन्वाइडर आ जाता है, कोई एंटीजन आ जाता है। तो आप इसको समझिए ये क्या है? इट इज़ द टाइप ऑफ द फॉरेन सब्सटेंसेस इनवाइडिंग बॉडी एंड कैपेबल ऑफ स्टिमुलेटिंग ऑन इम्यून रिस्पॉन्सेज। अर्थात हमारे शरीर के अंदर इम्यून रिस्पांस को स्टिमुलेट करने वाला जो एक फॉरेन सब्सटेंसेस होता है, एक फॉरेन इन्वाइडर होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? एंटीजन कहते हैं, या इसी को हम कहते हैं एग्लूटिनोजन। तो क्या है बच्चों? इट इज़ अ टाइप ऑफ द फॉरेन सब्सटेंसेस जिसमें बैक्टीरिया, वायरस या और सब आ सकते हैं। तो जितने भी फॉरेन बैक्टीरिया, वायरस होते हैं वो सब हमारे लिए एंटीजन का काम करते हैं और ये हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करते हैं? स्टिमुलेट करने का काम करते हैं, हमारे रिस्पांस अर्थात इम्यून सेल्स रिस्पांस को बढ़ाने का काम करते हैं। जो हमारा प्राइमरी इम्यून रिस्पांस होता है, सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस होता है, उसके लिए क्या करते हैं? स्टिमुलेट करने का काम करते हैं। अब अगर हम एंटीबॉडी को जाने तो एंटीबॉडी क्या होता है? एंटीबॉडी का दूसरा नाम होता है एग्लूटिनिन्स। क्या होता है बच्चों? ये एग्लूटिनिन्स। तो आइए जानते हैं इनके विषय में। इट इज़ द टाइप ऑफ द प्रोटेक्टिव केमिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय द इम्यून सेल्स इन रिस्पॉन्स टू द एंटीजन। ये एक प्रकार का प्रोटेक्टिव केमिकल्स होता है जो हमारे इम्यून सेल्स के द्वारा क्या होता है? प्रोड्यूस होता है। जो हमारे इम्यून सेल्स होते हैं ये हमारे एंटीजन के खिलाफ लड़ाई करने के लिए एक प्रोटेक्टिंग केमिकल्स का फॉर्मेशन करते हैं और उसी को हम क्या कहते हैं? एंटीबॉडी कहते हैं। तो ये एंटीबॉडी किसके द्वारा बनाया जाता है? हमारे बी सेल्स के द्वारा बनाया जाता है। हमारे जो बीटा लिम्फोसाइट्स होते हैं वो एक प्रोटेक्टिव केमिकल्स का निर्माण करते हैं जिसको हम एंटीबॉडी कहते हैं। और ये किसके अगेंस्ट काम करेगा? रिस्पॉन्स टू द एंटीजन, अर्थात एंटीजन के खिलाफ रिस्पॉन्स करेगा। ठीक बच्चों, तो एंटीजन के खिलाफ हमारा जो एक केमिकल्स रिस्पॉन्ड करता है उसका नाम होता है एंटीबॉडी, विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द इम्यून सेल्स, जो इम्यून सेल्स के द्वारा बनाए जाते हैं। तो आप इसको जान लीजिए, एंटीजन के द्वारा हमारे शरीर के अंदर बीमारी काज होता है और एंटीबॉडी क्या करता है? उस बीमारी कॉजिंग जो एजेंट आता है अर्थात जो एंटीजन आता है उसके लिए क्या करता है? एक प्रकार का प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है, ये जो हमारे इम्यून सेल्स के द्वारा बनाया जाता है। आइए अब जान लेते हैं कि इम्यूनोलॉजी किस किस फील्ड में काम करता है। तो इम्यूनोलॉजी का अध्ययन हम जो करते हैं बच्चों वो कौन कौन से इम्यूनोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं इम्यून सिस्टम, अर्थात इम्यूनोलॉजी के अंतर्गत हम इम्यून सिस्टम को पढ़ेंगे। ठीक बच्चों, तो इम्यून सिस्टम कौन कौन से, इम्यून सिस्टम में कौन कौन से हमारे सेल्स होते हैं जो इम्यून सिस्टम को बनाते हैं, तो इम्यूनोलॉजी के अंतर्गत हम इम्यून सिस्टम को पढ़ेंगे। दूसरा जो होता है इम्यून रिस्पॉन्सेस, कि किस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड करता है किसी एंटीजन के अगेंस्ट, हमारे एंटीबॉडी किस प्रकार से रिस्पॉन्ड करते हैं, हमारे जितने भी इम्यून सेल्स होते हैं वो किस प्रकार से एक्शन करते हैं, किस प्रकार से लड़ाई के लिए स्ट्रेटजी तैयार करते हैं इस इम्यून रिस्पांस। यहाँ बच्चों हम दो प्रकार के रिस्पांस पढ़ेंगे, प्राइमरी इम्यून रिस्पांस एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस। तो प्राइमरी इम्यून रिस्पांस क्या होता है? जब सबसे पहले एंटीजन हमारे शरीर में पहली बार एंट्री करता है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसके लिए जो हमारे सोल्जर्स, जो हमारे सैनिक अपना स्ट्रेटजी तैयार करते हैं लड़ाई के लिए, उसको हम प्राइमरी इम्यून रिस्पांस कहते हैं।
और फिर उनके लिए जब हमारे मेमोरी सेल उसको क्या करते हैं, उसके फिगर को स्केच कर लेते हैं, उसको बना लेते हैं, और दोबारा अगर वही वायरस बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर एंट्री करता है तो उसके अगेंस्ट तैयार होने वाला जो स्ट्रैटेजी होता है उसको हम सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। तो हमारे शरीर में दो प्रकार के रिस्पॉन्स होते हैं, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। अगला हम क्या देखेंगे, रोल ऑफ रेजिस्टिंग इन्फेक्शन, कि इन्फेक्शंस को रोकने के लिए हमारे जो ये इम्यून सेल्स होते हैं ये किस प्रकार से रेजिस्ट करते हैं, किस प्रकार से अवरोध उत्पन्न करते हैं, किस प्रकार से रोकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं, इम्यूनोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। आइए जान लेते हैं कि व्हाट इज़ द टाइप्स ऑफ द इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी के कुल कितने टाइप्स हैं, कितने प्रकार होते हैं। तो हम बेसिकली दो प्रकार पढ़ते हैं बच्चों, पहला होता है क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी और दूसरा होता है लेबोरेटरी इम्यूनोलॉजी। तो क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं, वैक्सीनेशन, अर्थात जो हम टीकाकरण पढ़ते हैं, वैक्सीनेशन पढ़ते हैं, ये किसके अंतर्गत आता है बच्चों, ये आता है क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी के अंतर्गत आता है। दूसरा जो होता है बच्चों आर्गन ट्रांसप्लांट, तो जो हम अपने शरीर में आर्गन ट्रांसप्लांट कराते हैं किसी दूसरे, चाहे एनिमल का या किसी दूसरे ह्यूमन टू ह्यूमन आर्गन ट्रांसप्लांट होता है, इन सब चीज़ों का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं, क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। अभी बच्चों इसी चैप्टर्स के लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ्ट रिजेक्शन। तो ग्राफ्ट रिजेक्शन में हम लोग ये देखते हैं कि किसी प्रकार का कोई अगर विसरा या कोई आर्गन अगर हम ग्राफ्टिंग करते हैं, सच जैसे किडनी ग्राफ्टिंग हो गया या लीवर ग्राफ्टिंग हो गया, तो जो हम लोग ग्राफ्टिंग कराते हैं वो क्यों रिजेक्ट कर जाता है, तो इनके ग्राफ्ट रिजेक्शंस को हम लास्ट में पढ़ेंगे बच्चों। इसमें ये होता है कि जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होता है बच्चों, वो क्या कर देता है, अर्थात उनको पहचान नहीं पाता, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है, और वो उसको क्या कर देता है बच्चों, फाइगोसाइट्स कर जाता है, मार डालता है, खा डालता है। और इस प्रकार से हमारा जो टिश्यू या कोई आर्गन जब हमारे शरीर के अंदर ग्राफ्ट किया जाता है तो वो क्या हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है। तो इस चैप्टर के लास्ट में हम लोग जानेंगे व्हाट इज़ द ग्राफ्ट रिजेक्शन। तो इसके बीच में हम जाने, तो इसमें क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी के अंतर्गत हम लोग किसको पढ़ेंगे, आर्गन ट्रांसप्लांट को भी पढ़ेंगे, साथ ही साथ ब्लड बैंक को पढ़ेंगे, और इम्यूनोपैथोलॉजी को भी हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं बच्चों, क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। अगर यहीं हम देखें बच्चों लेबोरेटरी इम्यूनोलॉजी के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, तो लेबोरेटरी इम्यूनोलॉजी के अंतर्गत टेस्टिंग ऑफ सेलुलर एंड ह्यूमरल इम्यून फंक्शंस को पढ़ते हैं। अर्थात इसमें लेबोरेटरी इम्यूनोलॉजी के अंतर्गत क्या करते हैं बच्चों, सेलुलर और ह्यूमरल इम्यून फंक्शंस को टेस्ट करते हैं हम। अर्थात जो टेस्टिंग होता है सेलुलर और ह्यूमरल इम्यून फंक्शंस का, वो किसके अंतर्गत होता है, लेबोरेटरी इम्यूनोलॉजी के अंतर्गत। और इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, सेरोलॉजी। तो सेरोलॉजी के अंतर्गत हम इन सब का अध्ययन करेंगे, और ये सब किसके अंतर्गत आएंगे बच्चों, लेबोरेटरी इम्यूनोलॉजी के अंतर्गत आता है। अर्थात इसमें हम एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन देखते हैं कि किस प्रकार से एंटीजन एंटीबॉडी के अंदर जो इंटरेक्शन होता है किस प्रकार से बिहेव करते हैं, किस प्रकार से इनके बीच में मारधाड़ होता है बच्चों। तो इनके टोटल इंटरेक्शंस का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं, लेबोरेटरी इम्यूनोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। ये बहुत ही स्पेशल चीज़ है बच्चों, इसमें हम पढ़ेंगे एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, कि किस प्रकार से एंटीजन एंटीबॉडी के बीच में बहुत घमासान युद्ध होता है, किस प्रकार से लड़ाई होता है बच्चों। जिस प्रकार से एक आतंकवादी और सैनिकों के बीच में लड़ाई होता है, ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर पाए जाने वाले जो इम्यून सेल्स होते हैं, एंटीबॉडीज़ होते हैं, वो सब किसके अगेंस्ट लड़ते हैं, एंटीजन के अगेंस्ट लड़ते हैं। तो इस पूरे का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं, लेबोरेटरी इम्यूनोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। अगर हम ये देखें बच्चों तो इम्यूनिटी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, व्हाट इज़ द इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी क्या होता है बच्चों, ये इम्यूनिस से लेकर मिलकर बना है, किससे लिया गया है बच्चों, इम्यूनिस से। और इम्यूनिस का शाब्दिक अर्थ होता है एग्जाम्पेड और द फ्रीडम। क्या होता है बच्चों, एग्जाम्पेड और द फ्रीडम। तो ये इम्यूनिटी का शाब्दिक अर्थ होता है। आइए हम जानते हैं कि टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इम्यूनिटी के कुल कितने प्रकार होते हैं। बेसिकली हम इम्यूनिटी के कितने प्रकार जानते हैं बच्चों, दो प्रकार की इम्यूनिटी होते हैं। पहला होता है इन्नेट इम्यूनिटी, क्या होता है बच्चों, इन्नेट इम्यूनिटी, और दूसरा होता है अक्वायर्ड या अडाप्टिव इम्यूनिटी। तो जो इन्नेट इम्यूनिटी होते हैं बच्चों एक प्रकार के नेचुरल इम्यूनिटी होते हैं, अर्थात ये प्रकृति द्वारा दिए जाते हैं, नेचर के द्वारा दिए जाते हैं। और जो और जो एडाप्टिव इम्यूनिटी होता है या फिर अक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है, ये क्या होता है बच्चों, ये हमको आफ्टर बर्थ मिलता है, और ये आर्टिफिशियल होते हैं। अर्थात जो हम लोग आर्टिफिशियली अडॉप्ट करते हैं, हम जब एग्जिस्टेंस में आ जाते हैं, जब हम लोग अस्तित्व में आ जाते हैं, और इस पूरे जैविक संसार में जब हम लोग जीने के लिए तैयार होते हैं, तो हमको बच्चों बहुत सारे वायरस बैक्टीरिया से क्या करना पड़ता है, मुठभेड़ करना पड़ता है, उनसे हमारा रूबरू होता है, उनके साथ हमको जीना मरना पड़ता है। तो जब कोई फॉरेन बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर एंट्री कर जाता है बच्चों, तो उसके लिए हमारा शरीर, जो हमारा इम्यून सेल्स है, खुद ही रिस्पॉन्ड करता है, और वो उनके लिए क्या करता है, एक नए इम्यून तंत्र का निर्माण करता है, अर्थात इम्यून सेल्स का फॉर्मेशन करता है। तो हमारे शरीर में जब किसी
फॉरेन इन्वाइडर की एंट्री करने के बाद, उनके इनकॉर्पोरेट होने के बाद जब हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी का फॉर्मेशन होता है, तो उस प्रकार के इम्यूनिटी को हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी या एडाप्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। तो वो हमको आफ्टर बर्थ मिलता है, जब हम माँ के गर्भ से बाहर आ जाते हैं और इस जैविक संसार में जीने लगते हैं, तो हमको क्या होता है, एडाप्टिव होना पड़ता है इस प्रकृति के साथ, अर्थात इस पूरे नेचर के साथ। जो नेचर ने हमको बहुत सारी चीज़ों के साथ मिलाया है, वायरस, बैक्टीरिया, बहुत सारे ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं जिनसे हमको हमारा मुलाकात होता है, तो उनके अगेंस्ट हमको जीना होता है। तो उस प्रकार से हमारे शरीर, तो क्या होता है, हमारा शरीर उनके प्रति क्या करता है, एक इम्यून सिस्टम डेवलप करता है, कि इम्यूनिटी क्रिएट करता है। उसी इम्यूनिटी को हम क्या कहते हैं, एडाप्टिव इम्यूनिटी कहते हैं या एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। आइए जानते हैं इनके विषय में एक एक करके। सबसे पहले हम बात करेंगे इनेट इम्यूनिटी के विषय में। तो इनेट इम्यूनिटी क्या होता है, ये हमारा जो होता है ये बाई बर्थ हमको मिलता है। इनेट इम्यूनिटी क्या होता है, हमको बाई बर्थ मिलता है। इट इज़ द टाइप ऑफ द नेचुरल इम्यूनिटी, एक प्रकार की प्राकृतिक इम्यूनिटी होती है जो नेचर के द्वारा हमको मिलता है। दूसरा क्या है बच्चों, ये नॉन स्पेसिफिक होता है, अर्थात ये किसी स्पेसिफिक स्पीसीज स्पेसिफिक नहीं होता है कि वायरस बैक्टीरिया को पहचान के वार करता है, ऐसा नहीं होता है। ये क्या होता है बच्चों, ये छोटे बच्चों जैसा होता है। जिस प्रकार से बच्चे अपने सगे भाइयों में झगड़ा लड़ाई कर लेते हैं, अपने मामा के बच्चों में, अपने मामा के बेटे से झगड़ा कर लेते हैं, अपने बुआ के बच्चे से झगड़ा कर लेते हैं, अपने चाचा के बच्चे से झगड़ा कर लेते हैं, और फिर कुछ समय बाद वो क्या होते हैं, अपने फिर से दोस्ती हो जाती है। अर्थात वो किसी चीज़ को माइंड में नहीं लेते हैं, अर्थात वो पहचान के काम नहीं करते हैं। अर्थ वो क्या होते हैं, कुछ समय बाद किसी टॉयस को लेकर, किसी खिलौना को लेकर आपस में झगड़ा होता है, और फिर वो झगड़ा वो भूल जाते हैं कुछ समय बाद। ठीक इसी प्रकार से हमारा इनेट इम्यूनिटी होता है, ये नॉन स्पेसिफिक होता है, ये देख कर किसी पर वार नहीं करता, बल्कि इसका काम केवल ये है कि वार करना है तो करना है। केवल वो क्या पहचानते हैं, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स को पहचानते हैं। क्या अपने कोशिकाओं पर अगर देखते हैं कि मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स लगा है, तो जान जाते हैं कि अपना उसको वो नहीं कुछ बोलते हैं। और नहीं तो अगर कोई बाहर फॉरेन इन्वाइडर आ गया, कोई एंटीजन हमारे शरीर के अंदर घुसा, तो उसको सीधे वो वार करेंगे। उनको ये नहीं देखना है कि वायरस है कि बैक्टीरिया, कोई स्ट्रेटजी तैयार नहीं करते हैं, केवल और केवल उनको मारना है। दूसरा क्या होता है बच्चों, डज नॉट रिक्वायर्स प्रीवियस एक्सपोजर, इनके पास किसी प्रकार का कोई प्रीवियस एक्सपोजर नहीं। जैसा कि मैंने अभी अभी बताया कि मैक्रोफेजेस क्या करता है, मारता है, मारने के बाद उनके अवशेष को अपने ऊपर लगा लेता है, और फिर बाद में वो मेमोरी सेल्स के पास ले जाता है और उनको पहचानता है। तो इनके पास इस प्रकार का कोई जो प्रीवियस एक्सपोजर नहीं होता है, किसी प्रकार का कोई एक्सपोजर इनके पास नहीं होता है। नो मेमोरी, इनके पास कोई मेमोरी भी नहीं होता है, अर्थात ये अपने याददाश्त में भी नहीं रखते हैं। अर्थात एक बार ये मार देंगे, फिर दोबारा जब आएगा फिर मारने का काम करें, इनके पास कोई मेमोरी नहीं है कि उसको याद रखते हैं। उनके पास याद करने की क्षमता इनेट इम्यूनिटी में नहीं होती है, अर्थात इनके पास मेमोरी सेल नहीं होता है। अगला है डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द सेल्फ एंड नॉन सेल्फ सेल, अर्थात अपने सेल में और पराये सेल में इनको डिस्टिंग्विश करने की क्षमता नहीं होती, अर्थात ये अपना और पराया ये नहीं पहचान सकते हैं। अगर यही जस्ट हम बात करें एक्वायर्ड इम्यूनिटी में बच्चों, तो ये क्या होता है, हमको आफ्टर बर्थ मिलता है। अर्थात कब मिलता है बच्चों, आफ्टर बर्थ, अर्थात पैदा होने के बाद जब हम एक एग्जिस्टेंस में आते हैं, तो बहुत सारे फॉरेन बैक्टीरिया वायरस के साथ हम क्या करते हैं, मिलते हैं, और फिर उनके अगेंस्ट हम अपना इम्यूनिटी तैयार करते हैं। उसको हम एडाप्टिव इम्यूनिटी या एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। दूसरा है बच्चों, ये एक्वायर्ड आर्टिफिशियल इम्यूनिटी होते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि ये नेचुरल इम्यूनिटी नहीं होते हैं, ये एक्वायर्ड आर्टिफिशियल इम्यूनिटी होते हैं, जो हम अपने शरीर के अंदर क्या करते हैं, तैयार करते हैं। और अगला है ये स्पेसिफिक होते हैं, अर्थात ये बैक्टीरिया वायरस को पहचान कर स्ट्रेटजी बनाकर लड़ाई करते हैं, तैयारी करके करते हैं, तो ये स्पेसिफिक होते हैं। अगला है रिक्वायर्ड से प्रीवियस एक्सपोजर, इनके पास प्रीवियस एक्सपोजर भी होता है, अर्थात इनके मेमोरी सेल में फिट होता है। अगर एक किसी बैक्टीरिया वायरस को एक बार मार लेते हैं, तो उसको क्या करते हैं, स्केच करके रख लेते हैं, फिर दोबारा अगर कभी आता है तो उसको तुरंत जज कर जाते हैं, पहचान जाते हैं। तो इनके पास क्या होता है, मेमोरी होता है। रिक्वायर्स प्रीवियस एक्सपोजर एंड हैज़ मेमोरी, इनके पास मेमोरी होता है। कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द सेल्फ एंड नॉन सेल्फ सेल, अर्थात इनके अंदर अपने सेल को और पराये सेल को पहचानने की टेंडेंसी होती है। तो ये रहा बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन द इनेट इम्यूनिटी एज वेल एज द एक्वायर्ड इम्यूनिटी और एडेप्टिव इम्यूनिटी। इसके बीच में ये बेसिक डिफरेंसेस थे, आप इसको रिमार्क कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है इन्हीं में से। आइए अब हम एक एक करके बात करते हैं कि इनेट इम्यूनिटी में कौन कौन से सेल्स आते हैं। ठीक बच्चों, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनेट इम्यूनिटी के विषय में। तो इनेट इम्यूनिटी के अंतर्गत बच्चों हम जिसको पढ़ेंगे इस पूरे मैकेनिज्म को जानने के लिए, तो इनेट इम्यूनिटी में कौन कौन से सेल्स आते हैं, कौन कौन से और सब्सटेंसेस हम पढ़ेंगे। तो इनमें हम इसको पढ़ने के लिए बैरियर्स का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, बैरियर्स होते हैं। तो ये बैरियर्स कितने प्रकार के होते हैं हम बात कर रहे हैं। इसमें फिजिकल बैरियर्स होता है, या इसको हम एनाटॉमिकल बैरियर्स कहते हैं, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं, सेलुलर बैरियर्स होते हैं, साइटोकाइन होते हैं,
ठीक बच्चों, अर्थात इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस होता है। ये सब इसका अध्ययन हम लोग इननेट इम्यूनिटी के अंतर्गत करते हैं। आइए सबसे पहले हम जानते हैं बैरियर्स के रूप में सबसे पहले बैरियर्स को, जिसका नाम है फिजिकल बैरियर्स या एनाटॉमिकल बैरियर्स। तो इस बैरियर्स के अंतर्गत हम किसको पढ़ते हैं बच्चों? स्किन को। बच्चों, जिस प्रकार से हमारे पूरे देश की रक्षा के लिए चहारदीवारी होती है, अर्थात हमारे अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो इंडिया के बॉर्डर को कैसे सील किया गया है? हमारे चारों तरफ दीवार है जिसको हम इंडिया का वॉल कहेंगे, और बीच बीच में जहाँ कहीं हमारे क्या है गेट बनाए गए हैं जिसको हम कहते हैं इंडिया गेट है। तो ये हर एक जितने भी एक देश दूसरे देश की एंट्री करने के लिए वहाँ गेट होते हैं, अर्थात जो बॉर्डर होता है वहाँ बॉर्डर पर हमारे सैनिकों की चौकसी होती है। बहुत टफ सिक्योरिटी होता है। कोई भी इन्वाइडर, कोई भी आतंकवादी हमारे इंडिया के अंदर घुसपैठ नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ चौकसी बहुत ज़बरदस्त है। तो ठीक इसी प्रकार से हमारे शरीर की चौकसी के लिए जिस प्रकार से इंडिया का वॉल बना हुआ है, बाउंड्री बनी हुई है, ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर की बाउंड्री स्किन होती है। अगर स्किन को कोई वायरस बैक्टीरिया क्रॉस करना चाहे तो वो क्रॉस नहीं कर सकता, क्योंकि वो क्या है? बाउंड्री है। और साथ ही साथ जो हमारे खुले हुए कुछ अपर्चर हैं, जैसे हम माउथ अपर्चर की बात करें, या हमारे नॉस्ट्रिल खुले हुए होते हैं, या फिर हमारा आई खुला हुआ है, हमारे एनस खुले होते हैं, वेजाइना। तो इस प्रकार से ये जो ओपन जगह होते हैं बच्चों, यहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स लगाए गए हैं। ठीक बच्चों, अर्थात वहाँ म्यूकस मेम्ब्रेन होता है। वो म्यूकस मेम्ब्रेन किसी भी फॉरेन बैक्टीरिया वायरस को पकड़ने का काम करता है। वो क्या करता है? बिल्कुल अपने साथ एग्लूटिनेट कर लेता है, अपने साथ जोड़ लेता है, अर्थात उनको पकड़ लेता है। और पकड़ने के बाद हमारे जितने भी सेल्स हैं और जैसे मैक्रोफेजेस या न्यूट्रोफेज वहाँ जाकर क्या करते हैं? उसको मार डालते हैं। तो आइए इन्हीं के विषय में हम जानते हैं कि फिजिकल बैरियर्स या एनाटॉमिकल बैरियर्स के रूप में हम किसको जानते हैं? स्किन को जानते हैं। और स्किन के ऊपर जो स्ट्रैटम कॉर्नियम होता है, ये स्ट्रैटम कॉर्नियम क्या करता है? किसी भी फॉरेन बैक्टीरिया को एंट्री नहीं देता है। कोई भी बैक्टीरिया वायरस हमारे शरीर के अंदर एंट्री तब तक नहीं कर पाएगा जब तक हमारी स्किन पर किसी प्रकार का कोई टीयर एंड वियर नहीं, कोई चोट नहीं लगेगा। अगर हमारा बाउंड हो गया, हमारे शरीर पर किसी प्रकार का घाव खुल गया हमारा स्किन, तब ये समझ लीजिए कि वहाँ से फॉरेन बैक्टीरिया वायरस आसानी से घुस जाएंगे। क्यों? क्योंकि नेचर ने जब स्किन बना दिया तो स्किन को एज अ बाउंड्री वॉल समझ लिया है। तो बाउंड्री वॉल के पास तो कोई सैनिक तैनात होते नहीं, सैनिक तैनात तो होते हैं कहाँ? बॉर्डर पर। तो चूंकि ये बाउंड्री वॉल, अगर कोई आतंकवादी बाउंड्री वॉल को तोड़ के अंदर घुस जाएगा तो वहाँ तो कोई सैनिक नहीं होता है। ठीक इसी प्रकार से हमारे शरीर में जो स्किन बना दिया है नेचर ने, तो नेचर ने ये समझ लिया है कि जब स्किन है तो यहाँ कोई फॉरेन बैक्टीरिया वायरस नहीं जा सकता है। लेकिन जब आप स्किन को टीयर एंड वियर अर्थात उसमें घाव हो जाएगा, तब कोई भी बैक्टीरिया वायरस आसानी से एंट्री कर सकता है। तो कभी भी हमको अपने स्किन के बाउंड को क्या करना चाहिए? खुला नहीं रखना चाहिए, और स्किन के ऊपर केयर करना चाहिए। स्किन कहीं भी खुलना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे स्किन खुल जाएगा वैसे ही इन्फेक्शन के चांसेस 100% बढ़ जाते हैं। सबसे ज़्यादा चांसेस कहाँ से होते हैं? हमारे इन्फेक्शन के द्वारा, जब स्किन हमारा खुलता है। तो स्किन क्या होता है? एक प्रकार का फिजिकल बैरियर्स के रूप में काम करता है। इसके ऊपर जो स्ट्रैटम कॉर्नियम होता है वो एज अ फिजिकल बैरियर्स के रूप में काम करता है। दूसरा जो होता है वो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है। म्यूकस मेम्ब्रेन कहाँ कहाँ पाया जाता है? जीआई ट्रैक में, अर्थात जो हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक होते हैं, इस ट्रैक के ल्यूमेन में क्या होता है? एक मोटी सी लेयर पाई जाती है जिसको हम म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं। उसमें बहुत सारे म्यूकस होते हैं, और ये म्यूकस क्या करते हैं? किसी भी फॉरेन बैक्टीरिया वायरस को क्या करते हैं? अब चिपका लेते हैं, अर्थात उसमें जाकर वो क्या होते हैं? चिपक जाते हैं, और फिर क्या करते हैं? वो अपने फंसा लेते हैं, और फिर हमारे जो और भी सेल्स होते हैं, इम्यून सेल्स, वो जाकर उसको क्या करते हैं? समाप्त कर देते हैं, मार डालते हैं। साथ ही साथ जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी म्यूकस मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। तो ये हमारे जीआई में मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पाए जाने वाले जो म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं वो एज अ फिजिकल बैरियर्स या एनाटॉमिकल बैरियर्स के रूप में काम करते हैं। अगला जो होता है उसको हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर्स या केमिकल बैरियर्स। तो फिजियोलॉजिकल और केमिकल बैरियर्स में कौन आते हैं? ऑयल ग्लैंड्स आते हैं, या फिर स्वेट ग्लैंड्स जो आते हैं। तो ऑयल और स्वेट्स जो होते हैं, जो हमारे ऑयल ग्लैंड से निकलते हैं या स्वेट ग्लैंड से निकलते हैं, तो ये क्या होते हैं? ये बहुत एसिडिक फॉर्म है, हाईली एसिडिक फॉर्म में होते हैं, जिनका पीएच 3 से 5 होता है। और इस पीएच पर कोई भी फॉरेन बैक्टीरिया वायरस ग्रो नहीं कर सकता, अर्थात वो एक्टिवली काम नहीं कर सकता है। वो क्या हो जाएगा? डिसएक्टिव हो जाएगा। तो उनके ग्रोथ को क्या कर देता है? वो रिटार्ड कर देता है। तो हमारे शरीर के अंदर जो ऑयल्स, जैसा कि हम लोग जब सो कर उठते हैं सुबह, तो देखिए हमारे शरीर पर पूरा चिपचिपा बना रहता है, वो क्या है? वो ऑयल्स है। तो ऑयल्स और स्वेट्स पसीने में पाया जाने वाला एक बहुत ही ज़बरदस्त एंजाइम होता है जिसका नाम होता है लाइसोजाइम। तो ये लाइसोजाइम क्या होता है? ये बैक्टीरिया वायरस का जो सेल वॉल होता है, जो पेप्टिडोग्लाइकान का बना होता है, उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है, उसको गला देता है।
ठीक बच्चों। तो ये क्या होता है, जो हमारे आयल्स होते हैं या स्वेट्स होते हैं, ये बहुत एसिडिक फॉर्म में होते हैं, जिनका पीएच 3 से 5 होता है। इस पर किसी भी प्रकार का कोई बैक्टीरिया वायरस ग्रो नहीं कर सकता है। अगला है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम भी हमारा केमिकल बैरियर्स के रूप में काम करता है या फिजिकल बैरियर्स के रूप में काम करता है। ये लाइसोजाइम कहाँ पाया जाता है, हमारे टीयर में पाया जाता है और सलाइवा में पाया जाता है। तो जो हमारा लार होता है, लार में लाइसोजाइम पाया जाता है, साथ ही साथ टीयर्स में पाया जाता है, हमारे आंसुओं में पाया जाता है। तो हमारे मुख के माध्यम से या फिर आंखों के माध्यम से अगर कोई बैक्टीरिया वायरस घुसना चाहेगा तो वो मारा जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ एक हमारा सोल्जर तैयार किया गया है जिसका नाम होता है लाइसोजाइम, और ये बहुत ही विषाक्त होता है, अर्थात किसी भी बैक्टीरिया के सेल वॉल को क्या करता है, ये रप्चर कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है। बाय द वे, कोई अगर इन्वाइडर हमारे शरीर के अंदर अर्थात हमारे मुख से एंट्री कर गया, हमारे नाक से एंट्री कर गया और पहुंच गया हमारे स्टमक तक, तो स्टमक में जाकर भी वो मारा जाएगा, क्योंकि हाईली एसिडिक फॉर्म में वहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड 1 से 2 pH पर काम करता है। इतने एसिडिक मीडियम में कोई भी फॉरेन बैक्टीरिया वायरस सर्वाइव नहीं कर सकते और वहाँ भी मारे जाएंगे। साथ ही साथ क्या होता है, इंटरफेरॉन होता है। इंटरफेरॉन क्या होता है, इट इज़ द टाइप ऑफ द एंटीवायरल प्रोटीन, अर्थात ये एंटीवायरल प्रोटीन होता है। जब वायरस का इन्फेक्शन हमारे कोशिका पर हो जाता है तो हमारे कोशिका के अंदर अर्थात वो कोशिका मर जाने के बाद क्या करता है, एक प्रकार का केमिकल रिलीज करता है जिसको हम इंटरफेरॉन कहते हैं। और ये इंटरफेरॉन क्या करता है बच्चों, अपने आसपास के जो सेल होते हैं, अपने जो नेबरिंग सेल्स होते हैं, उनको वो अवेयर करता है और ये बताता है कि कोई इन्वाइडर अर्थात कोई आतंकवादी, कोई घुसपैठी हमारे शरीर के अंदर एंट्री कर चुका है और वो हमको मार चुका है, अर्थात हम तो शहीद हो चुके हैं, लेकिन आप लोग इससे बचिए। सभी लोग अपना खिड़की दरवाज़ा बंद कर दीजिए, इसके चकमे मत आइए, क्योंकि ये एक ऐसा छलिया है, एक ऐसा चकमा देने वाला वायरस है जो हम सभी को मार डालेगा। तो वो क्या करता है बच्चों, ये जैसे हमारे देश के सैनिक वफादार होते हैं, ठीक उसी प्रकार से ये हमारे सेल भी क्या होते हैं, वफादार होते हैं। अर्थात जब कोई वायरस हमारे शरीर के अंदर एंट्री करता है और वो एक कोशिका को मार डालता है, तो कोशिका अपने अंदर मरने के बाद क्या करता है, एक केमिकल्स अपने शरीर के ऊपर रिलीज कर देता है और आसपास के जितने भी नेबरिंग सेल होते हैं उनके पास थोड़ा 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 छिड़क देता है और वो ये सिग्नल देता है कि हम शहीद हो चुके हैं, आप लोग अपने को बचाइए, क्योंकि कोई आतंकवादी घुसपैठ कर चुका है, हमारे अंदर एंट्री कर चुका है और वो हम सभी को मारना चाहता है। तो हमारे आसपास के जितने भी सेल होते हैं वो सजग हो जाते हैं, किसके द्वारा, इंटरफेरॉन के द्वारा। तो ये इंटरफेरॉन कब निकलता है, आफ्टर द इन्फेक्शन ऑफ द वायरस, अर्थात वायरस के इन्फेक्शन करने के बाद। तो ये एक प्रकार के एंटीवायरल प्रोटीन्स होते हैं। क्या होते हैं, ये एक एंटीवायरल प्रोटीन्स होते हैं जो वायरस के मतलब अटैक से हमको क्या करते हैं, बचाते हैं। साथ ही साथ फीवर भी हमारा क्या होता है, फिजिकल बैरियर्स के रूप में काम करता है, इसको हम पायरोजेंस कहते हैं। तो हमारे शरीर का जो टेम्परेचर इंक्रीज होता है वो ये बताता है कि हमारे शरीर में बहुत सारे फॉरेन बैक्टीरिया या वायरस पहुंच चुके हैं, बहुत सारे घुसपैठी आ चुके हैं, और फिर हमारे शरीर में क्या होता है, मार धाड़ होता है हमारे इम्यून सेल्स के बीच और जो ये फॉरेन बैक्टीरिया वायरस होते हैं, और हमारे शरीर का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है। और जब टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है तो ये एक प्रकार का सिग्नल होता है। तो फीवर इज नॉट अ टाइप ऑफ द डिजीज, इट इज़ ओनली टाइप ऑफ द सिम्टम्स। ये एक प्रकार का सिम्टम्स होता है, ये कोई बीमारी नहीं होता। लोग इसके लिए दवा लेते हैं, तो फीवर कोई बीमारी नहीं है। फीवर तो ये कॉज बताता है, एक कारण बताता है कि किसके कारण ये हो रहा है। तो हमारे शरीर में जब कोई बीमारी आ जाता है बच्चों, तो उसका सबसे पहला सिम्टम्स फीवर ही होता है। तो फीवर कोई बीमारी नहीं है, वो तो ये बताता है कि हमारे शरीर में कोई फॉरेन बैक्टीरिया वायरस एंट्री कर चुका हो, हम बीमार हो गए हैं। तो इसके लिए कोई दवा नहीं लेनी चाहिए। दवा तो लेना चाहिए किसके लिए, जिसके वजह से फीवर हो रहा है। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो अगला देखिए बच्चों, हम लोग बात करते हैं तीसरे सेल के विषय में और देखते हैं तीसरा सेल कौन सा है। तो तीसरा सेल कौन सा है बच्चों, सेलुलर, या फिर इसको हम फैगोसाइटिक बैरियर्स भी कहते हैं, सेलुलर या फैगोसाइटिक बैरियर्स। तो आइए जानते हैं कि सेलुलर बैरियर्स में कौन कौन आते हैं। तो इसमें बच्चों जो हमारे टोटल इम्यून सेल्स हैं उनका अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं, सेलुलर बैरियर्स के अंतर्गत करते हैं। तो इसमें कौन है, सबसे पहले माइक्रोफेजेस। और ये माइक्रोफेजेस क्या होते हैं, मोनोसाइट्स का जो इनलार्जमेंट होता है, जो इनलार्ज फॉर्म होता है, बड़ा फॉर्म होता है, उसी को हम माइक्रोफेजेस कहते हैं। और ये माइक्रोफेजेस क्या होता है बच्चों, बहुत विशाल होता है, अर्थात बहुत सारे फॉरेन बैक्टीरिया को एक साथ फैगोसाइट करने की क्षमता रखता है। तो ये माइक्रोफेजेस कहाँ पाए जाते हैं बच्चों, कफर सेल्स ऑफ लीवर के कफर सेल्स में ये देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का पेयर पैचेस होता है बच्चों, तो पेयर्स पैचेस में भी बहुत सारे माइक्रोफेजेस हमको देखने को मिलते हैं। तो पेयर्स पैचेस हो गया या फिर कफर सेल्स हो गया, तो यहाँ क्या होते हैं बच्चों, माइक्रोफेजेस बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। और ये क्या करते हैं, केमिकल बैरियर्स के रूप सेलुलर बैरियर्स के रूप में काम करते हैं, अर्थात एक फैगोसाइटिक बैरियर्स के रूप में काम करते हैं, जो किसी भी फॉरेन बैक्टीरिया वायरस को क्या कर देते हैं, इंगल्फ कर डालते हैं, खा डालते हैं।
अगला है बच्चों मोनोसाइट्स। तो मोनोसाइट्स क्या होते हैं बच्चों? मोनोसाइट्स का ही बड़ा रूप माइक्रोफेजेस कहलाता है। आप इसमें कंफ्यूज नहीं करेंगे, मोनोसाइट्स का ही बड़ा रूप क्या कहलाता है? माइक्रोफेज कहलाता है। जब ये माइक्रोफेज बच्चों ब्लड में पाया जाता है तो उसको हम मोनोसाइट्स कहते हैं, और जब ये टिश्यू में पाया जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं? हिस्टोसाइट्स कहते हैं। ठीक बच्चों, अर्थात ये कोई दूसरा चीज़ नहीं है, ये माइक्रोफेज ही है। तो जब माइक्रोफेज ये बड़ा रूप अर्थात माइक्रोफेज जो एक प्रकार का क्या होता है? फाइगोसाइटिक सेल होता है, जब ये ब्लड में पाया जाता है तब उसको हम मोनोसाइट्स कहते हैं, और जब ये टिश्यू में पाया जाता है तो उसको हम हिस्टोसाइट्स कहते हैं। तो ये एक प्रकार के क्या होते हैं बच्चों? सेलुलर या फाइगोसाइटिक बैरियर्स होते हैं। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए अगला हम जानते हैं इन्फ्लेमेटरी बैरियर्स। इन्फ्लेमेटरी बैरियर्स में क्या आते हैं? इसमें आता है हिस्टामिन्स एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तो ये हिस्टामिन्स या प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं बच्चों, ये क्या होते हैं? अर्थात ये एक प्रकार के केमिकल्स होते हैं, एक प्रकार के ये प्रोटीन्स हैं जो हमारे शरीर में जब इनका कलेक्शन बढ़ता जाता है तो हमारे शरीर में क्या करते हैं? सिम्टम्स क्रिएट करते हैं, जिसके द्वारा हमको ये पता चलता है कि हमारे शरीर के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल्स, कोई एंटीजन प्रवेश कर चुका है, और उसके लिए हमारे सैनिक क्या कर रहे हैं? युद्ध कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। तो जब मारपीट होता है बच्चों, हमारे शरीर में किसी प्रकार का कोई बीमारी आ जाता है, जैसे मान लीजिए कहीं इन्फेक्शन हो गया, और कहीं जब इन्फेक्शन होता है तो ये तीन चीज़ें वहाँ होती हैं। सबसे पहले रेडनेस, स्वेलिंग और पेन। अर्थात जैसे आपको कहीं चोट लग जाए, और चोट लग जाए अगर वहाँ किसी प्रकार का कोई फॉरेन बैक्टीरिया वायरस का इन्फेक्शन हो जाए, और जब इन्फेक्शन हो जाता है तो वहाँ ये तीन चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। अर्थात वहाँ रेडनेस हो जाएगा, लालिमा आ जाती है, स्वेलिंग वहाँ सूजन आ जाता है। जैसे ही आपको चोट लगेगा, कलेक्शन होगा, तो वहाँ क्या होता है? फॉरेन बैक्टीरिया वायरस का संक्रमण बढ़ जाता है। तो एक रेडनेस आ जाएगा, स्वेलिंग सूजन आ जाता है, और साथ ही साथ वहाँ पेन और टेंडरनेस आ जाता है। जैसे ही आप टच करेंगे बहुत तेज़ी से दर्द करेगा। तो टेंडरनेस का होना, पेन होना, स्वेलिंग होना, रेडनेस होना, और टेम्परेचर वहाँ इंक्रीज हो जाना, ये सब क्या है बच्चों? ये एक सिग्निफिकेंट है, अर्थात इन्फेक्शन की ये एक चांसेस सिग्निफिकेंट है, एक प्रकार का सिम्टम्स दिखाई देता है। ठीक बच्चों, तो ये कोई बीमारी नहीं है, ये केवल क्या है? एक प्रकार का सिम्टम्स है। तो ये भी चीज़ हमारे अर्थात इन्फ्लेमेटरी बैरियर्स के अंतर्गत हम इसको पढ़ते हैं। अगला जो है बच्चों नेचुरल किलर सेल्स, जिनको हम NK सेल कहते हैं। तो ये सब क्या है बच्चों? ये हमारे इन्नेट इम्यूनिटी के अंतर्गत आते हैं। ये सब क्या है बच्चों? ये सब हम इन्नेट इम्यूनिटी के अंतर्गत करते हैं। जहाँ कि आप देख रहे हैं कि ये इन्नेट इम्यूनिटी है, तो इन्नेट इम्यूनिटी के अंतर्गत हम किसको पढ़ते हैं? फिजिकल बैरियर्स या एनाटॉमिकल बैरियर्स को पढ़ते हैं। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स या केमिकल बैरियर्स का अध्ययन करते हैं। साथ ही साथ सेलुलर या फाइगोसाइटिक बैरियर्स का अध्ययन करते हैं, इन्फ्लेमेटरी बैरियर्स का अध्ययन करते हैं, और साथ ही साथ नेचुरल किलर सेल का भी अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? हम करते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। और ये एक प्रकार के नॉन स्पेसिफिक सेल्स होते हैं, और साथ ही साथ ये नॉन मेमोरी, अर्थात इनके अंदर मेमोरी नहीं होता है, नॉन स्पेसिफिक होते हैं और नेचुरल होते हैं। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये आप जान लेंगे, इन्नेट इम्यूनिटी का बिल्कुल रिमार्क कर लीजिए और रट लीजिए क्या है। इन्नेट इम्यूनिटी के अंतर्गत कौन आते हैं? नॉन स्पेसिफिक आते हैं, जिनके अंदर सेल्फ और नॉन सेल्फ सेल को समझने की टेंडेंसी नहीं पाई जाती है। ठीक बच्चों, साथ ही साथ इसमें क्या होता है? ये इनमें मेमोरी नहीं है, ये नेचुरल होते हैं। और क्या होते हैं बच्चों? ये अर्थात ये एट द टाइम ऑफ बर्थ मिलते हैं, अर्थात ये इनबॉर्न होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको रिमार्क कर लेंगे। आइए हम बात कर लेते हैं अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी के विषय में कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी किसे कहते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी बच्चों दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी, दूसरा होता है एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। तो जो एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी होता है बच्चों, ये कैसे होते हैं? हमको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दिखाई दे, अर्थात ये इसमें जो एक्शन करेंगे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, अर्थात इसमें हम क्या करेंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा अपनी इम्यूनिटी को तैयार करते हैं। और जो एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी होता है बच्चों, इसमें हम एंटीबॉडी के द्वारा अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। तो अपनी इम्यूनिटी को जो हम जनरेट करते हैं किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, तो उसको हम एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी करते हैं। और जब हम किसी एंटीबॉडी के द्वारा अपने अंदर इम्यूनिटी को जनरेट करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। आइए इनके विषय में हम अलग अलग जानते हैं। तो अगर हम बात करें एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी बच्चों, तो ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी और दूसरा होता है आर्टिफिशियल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक होता है नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी और दूसरा होता है आर्टिफिशियल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। सबसे पहले हम जानते हैं कि नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी किसे कहते हैं। बॉडी डेवलप्स इम्यूनिटी ओनली आफ्टर सफरिंग फ्रॉम द डिजीज़, अर्थात जब हमारे शरीर में कोई डिजीज, कोई बीमारी काज हो जाता है या कोई एंटीजन हमारे शरीर में जब प्रवेश कर जाता है,
तब हमारे शरीर में जब इम्यूनिटी क्रिएट होता है, इम्यूनिटी डेवलप होता है, तो उस प्रकार के इम्यूनिटी को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं अक्वायर्ड नेचुरल अक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। क्या कहते हैं, अर्थात ये नेचुरल है कि जब हमारे शरीर में कोई फॉरेन बैक्टीरिया वायरस इनकॉर्पोरेट कर जाएगा तो हमारा बॉडी क्या होगा, रिस्पॉन्ड कर जाएगा, हमारे जितने भी इम्यून सेल्स हैं वो स्टिमुलेट हो जाएंगे और उसके लिए क्या करेंगे, इम्यून सेल्स डेवलप करेंगे। इस प्रकार के इम्यून सिस्टम को हम क्या करते हैं, इस प्रकार का जो हमारा इम्यूनिटी होता है उसको हम नेचुरल अक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मीजल्स एंड चिकन पॉक्स, जब हमारे शरीर में एक बार चिकन पॉक्स या मीजल्स हो जाता है तो हमारे जो इम्यून सेल्स होते हैं क्या करते हैं, इसके अगेंस्ट अपना इम्यूनिटी डेवलप कर लेते हैं। जब एक बार इम्यूनिटी ये डेवलप कर लेते हैं तो फिर दोबारा हमारे शरीर में कभी भी मीजल्स और चिकन पॉक्स नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि उनके लिए वो अपना सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस के लिए तैयारी कर चुके हैं। जब फिर दोबारा ये वायरस बैक्टीरिया हमारे शरीर में, ये वायरस जब हमारे शरीर में घुसेगा तो उसको वो तुरंत मार गिराते हैं, क्योंकि उनके लिए पहले ही स्ट्रेटजी बना चुके हैं, उनके लिए पहले तैयारी हो चुकी है। और जैसे ही वो घुसेंगे हमारे शरीर में उनका लक्षण नहीं आएगा, कोई सिम्टम्स नहीं आएगा, इसके पहले ही उनको मार गिराते हैं। तो ये एकदम डेफिनेटली है बच्चों की, जब हमारे शरीर में एक बार छोटी माता बड़ी माता हो जाती हैं तो दोबारा वो फिर से नहीं होती। जब एक बार हम सही हो जाते हैं तो फिर दोबारा कभी नहीं हो सकता है, चाहे हम उसका दवा कराएं या ना। क्यों? क्योंकि उसके लिए हमारी कोशिकाएं उसको रिकॉग्नाइज कर जाती हैं, उनके लिए सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस के लिए मेमोरी सेल में रख लेती हैं और फिर जब कभी वो वायरस हमारे शरीर के अंदर एंट्री करता है तो उसको तुरंत वो मार डालते हैं। तो ये क्या होता है बच्चों, एक प्रकार का नेचुरल अक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी होता है। तो ये कब जनरेट होता है, जब हमारे शरीर में कोई फॉरेन बैक्टीरिया वायरस जब एंट्री करता है तो उसके लिए जब हमारे शरीर में इम्यूनिटी डेवलप होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, अक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। दूसरा, अगर हम जाने कि आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी किसे कहते हैं, तो इसको क्या ये क्या है बच्चों, बॉडी डेवलप्स इम्यूनिटी ड्यू टू द वैक्सीनेशन, हीट किल्ड माइक्रोब्स। ये है क्या बच्चों, आप इसको जानिए। तो आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है, बॉडी डेवलप्स इम्यूनिटी ड्यू टू द वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन के बाद, वैक्सीनेशन के द्वारा जब हमारे शरीर में इम्यूनिटी बूस्ट होता है या इम्यूनिटी डेवलप होता है तो उस प्रकार के इम्यूनिटी को हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। अर्थात ये हम आर्टिफिशियली डेवलप करा रहे हैं। इसमें होता क्या है बच्चों, ये वैक्सीनेशन क्या होता है, वैक्सीनेशन में हम क्या करते हैं बच्चों, किसी भी फॉरेन बैक्टीरिया के डेड बॉडी को या फिर उसके एंटीजन को या फिर उसके डिसआर्म डीएनए या आरएनए को हम अपने शरीर के अंदर एंट्री करा देते हैं। जब हम अपने शरीर के अंदर एंट्री करा देते हैं तो हमारे जितने भी इम्यून सेल्स हैं, चाहे वो मरा हो, क्योंकि उनको तो ये नहीं पता है कि मरा है कि जिंदा है, जैसे ही कोई फॉरेन बैक्टीरिया वायरस चाहे वो मरा हो चाहे जैसे जब हमारे शरीर के अंदर एंट्री करता है तो तुरंत रिस्पॉन्ड कर जाते हैं। और उनके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स करते हैं, फिर तैयारी करके वो क्या करते हैं, उनके लिए सब कुछ बना लेते हैं, अर्थात एंटीबॉडी क्रिएट कर लेंगे और फिर उनके लिए सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स के लिए भी तैयारी कर लेते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों क्या करेंगे, इनके अगेंस्ट वो अपना पूरा एंटीडोट बनाए रखते हैं, एंटीबॉडी बना लेते हैं, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स इनका बन जाता है। फिर कभी एक्चुअल में अगर पोलियो वायरस या जैसे अर्थात ये जो जैसे फॉर एग्जांपल इसमें हम लेते हैं पोलियो वैक्सीन या बीसीजी को, तो जो पोलियो या बीसीजी के लिए अगर पोलियो का वायरस या जब हम अपने शरीर के अंदर में एंट्री करा दें और कैसा, अर्थात उसके मरे हुए पार्ट को या फिर उसके एंटीजन को या फिर उसके डीएनए आरएनए को डिसआर्म करके अपने शरीर के अंदर जब एंट्री करा देते हैं तो उनके प्रति क्या करते हैं, अर्थात वो सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस डेवलप कर लेते हैं। इम्यूनिटी हमारे शरीर में अपने आप बन जाएगा और फिर कभी जब एक्चुअल में पोलियो का वायरस हमारे शरीर में एंट्री करेगा तो उसके लिए वो पहले से तैयारी रखें और उसको क्या कर देते हैं, मार गिराते हैं। तो यही चीज़ होता है बच्चों। वैक्सीनेशन में क्या होता है, वैक्सीनेशन में हम क्या करते हैं कि जिस चीज़ का वैक्सीनेशन हमको करना होता है, जैसे सपोज दैट हमने पोलियो का वैक्सीनेशन किया तो पोलियो का वायरस सबसे पहले हम अपने शरीर के अंदर क्या करते हैं, इंजेक्शन अर्थात टीका के माध्यम से अपने शरीर के अंदर एंट्री करा लेते हैं। और जब वो हमारे शरीर के अंदर एंट्री हो जाता है तो हमारे शरीर के जो इम्यून सेल्स होते हैं वो इसके लिए क्या कर देते हैं, अर्थात वो अपना इम्यून रिस्पांस डेवलप कर लेते हैं, प्राइमरी इम्यून रिस्पांस या सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस, वो अपने तरफ से एंटीबॉडी बना के रख लेते हैं। फिर कभी जब एक्चुअल में पोलियो वायरस हमारे शरीर के अंदर जाता है तो तुरंत मार दिया जाता है, क्योंकि उनकी तैयारी पहले से हो चुकी होती है। तो इस प्रकार के जो इम्यूनिटी होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। तो करीब करीब आपको समझ में आ गया होगा कि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। अगर हम बात करें एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी की तो ये नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी होते हैं। तो नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी हम क्या करते हैं, जब कोई बाहर से कोई फॉरेन बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर एंट्री कर जाता है तो फिर क्या करते हैं, इस प्रकार का इम्यूनिटी जो हमारे शरीर में उनके प्रति तैयार हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। और इसमें हम अध्ययन करते हैं मीजल्स और चिकन पॉक्स का। अर्थात जब मीजल और चिकन पॉक्स का वायरस एक बार हमारे शरीर के अंदर एंट्री कर जाता है तो हमारे इम्यून सेल्स उसके प्रति रिस्पॉन्ड कर जाते हैं, स्टिमुलेट हो जाते हैं और उनके लिए सेकेंडरी
इम्यून रिस्पांस बना के तैयार रखते हैं, फिर कभी जब एक्चुअल में ये हमारे शरीर के अंदर एंट्री करता है तो तुरंत मार गिराया जाता है। इसी प्रकार से आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियली ढंग से, अर्थात मरे हुए किसी भी जैसे हम पोलियो वायरस की बात करें या बीसीजी के लिए हम क्या करते हैं, डेड पार्टिकल्स को अपने शरीर के अंदर एंट्री करा लेते हैं या उसके फिर डिसआर्म डीएनए आरएनए को डाल देते हैं या एंटीजन को डाल देते हैं, और जैसे ही हमारे शरीर के अंदर जाता है तो उसके प्रति क्या होता है, इम्यून रिस्पांस जनरेट हो जाता है, और फिर इम्यूनिटी जनरेट हो जाने के बाद फिर कभी अगर वो एंट्री करता है एक्चुअल में तो फिर वो मारा जाता है। ठीक बच्चों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको रिमार्क कर लेंगे। अगर हम बात करें कि एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है, तो एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है बच्चों, ये एक प्रकार का एंटीबॉडी के द्वारा हमारे शरीर में क्या होता है, इम्यूनिटी जनरेट होता है। तो आइए बात कर लेते हैं, ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नेचुरल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। तो नेचुरल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी कौन होते हैं, ये है सबसे, इसमें क्या होता है, बिफोर बर्थ टू चाइल्ड फ्रॉम मदर, अर्थात ये चाइल्ड से मदर को मिलता है। कैसे मिलता है, अर्थात चाइल्ड को मदर से मिलता है। तो माता के द्वारा जब बच्चे को इम्यूनिटी मिलता है तो उसको हम क्या कहते हैं, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। और ये देखिए बच्चों, इम्यूनिटी क्या होता है, एक होता है प्लेसेंटा के माध्यम से मिलता है बच्चे को, दूसरा कोलेस्ट्रम के माध्यम से। जब बच्चा अपने माँ के गर्भ में होता है तो उस समय उसको इम्यूनिटी कहाँ से मिलती है, तब उस समय इम्यूनिटी बच्चे को प्लेसेंटा से मिलती है, और ये प्लेसेंटा क्या करता है, एंटीबॉडी जनरेट करता है। अर्थात एंटीबॉडी प्लेसेंटा के अंदर क्या होता है बच्चों, प्लेसेंटा से एंटीबॉडी बच्चे को मिलता रहता है और बच्चा क्या होता है, स्वस्थ बना रहता है। और आफ्टर बर्थ बच्चा जब पैदा हो जाता है तो अपने माँ के ब्रेस्ट फीडिंग से उसको क्या मिलता है बच्चों, एंटीबॉडी के रूप में क्या मिलता है, इम्यूनोग्लोबिन ए, IgA जो होता है बच्चों, ये एंटीबॉडी के रूप में बच्चे को मिलता है। और कब तक, जब तक माँ ब्रेस्ट फीडिंग कराती है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है जब बच्चा इन्फेंसी पीरियड में हो, जब इन्फेंट मतलब कुल मिला के जब बच्चा 6 महीने के अंदर तक के जितने बच्चे हैं उनको कम से कम 6 महीने का ब्रेस्ट फीडिंग जरूर कराएं, क्योंकि माँ के कोलेस्ट्रॉल में बहुत बड़ा एंटीबॉडी होता है जो बच्चे को प्रतिरक्षा प्रदान करता है। क्यों, क्योंकि शुरू में बच्चा जब अपने माँ के गर्भ से पैदा होता है तो उसके सभी इम्यून सेल्स जनरेट नहीं हुए रहते हैं, सभी इम्यून सेल्स इंडिपेंडेंटली काम नहीं करते हैं। उस समय तक उसको अपने माँ का दूध बहुत जरूरी है, क्योंकि बाहर किसी भी फॉरेन बैक्टीरिया वायरस से लड़ने के लिए उसके अंदर इम्यून सेल्स जो डेवलप होगा वो तो बाद में, जैसे जब कोई बैक्टीरिया वायरस उसके अंदर एंट्री करेगा तब वो जनरेट होगा, तब तक के लिए उसको जो इम्यून मिलता है, इम्यून सिस्टम या इम्यूनिटी प्रदान होता है वो माता के कोलेस्ट्रम से ही मिलता है। तो कोलेस्ट्रम बहुत जरूरी होता है। तो बच्चे के जन्म के पहले प्लेसेंटा के द्वारा एंटीबॉडी बनता है, और बच्चे के जन्म के बाद वो अपने माता के ब्रेस्ट फीडिंग अर्थात कोलेस्ट्रम के माध्यम से एंटीबॉडी IgA के माध्यम से लेता है। और इसको हम क्या कहते हैं, एक प्रकार का नेचुरल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी कहा जाता है। और ये क्या होता है बच्चों, इट इज़ अ टाइप ऑफ द शॉर्ट लिव्ड इम्यूनिटी। ये एक प्रकार का बहुत कम समय तक के लिए होता है। क्यों, क्योंकि जब तक माँ अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराएगी तभी तक वो IgA पाएगा, और जैसे ही ब्रेस्ट फीडिंग बंद हो जाएगा तब इसको नहीं मिलेगा। तो ये शॉर्ट लिव्ड इम्यूनिटी होता है। साथ ही प्लेसेंटा भी, जब तक बच्चा माँ के गर्भ में है तभी तक प्लेसेंटा से इम्यूनिटी पाएगा। क्यों, क्योंकि वो लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन के लिए नहीं है, वो केवल जब तक माँ के गर्भ में है तभी तक उसको मिलता रहेगा। अगला अगर हम देखें बच्चों, आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है, तो ये क्या होता है, इंजेक्टिंग प्रीवियसली प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी फ्रॉम ह्यूमन और एनिमल्स। अर्थात पहले से प्रिपेयर्ड तैयार एंटीबॉडी जब हम किसी शरीर के अंदर चढ़ाते हैं इंजेक्शंस के थ्रू, तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। और ये एक प्रकार का, जैसे हम बात करें कि स्नेक्स वेनम, जो स्नेक वेनम होते हैं बच्चों, और या फिर जो रेबीज होते हैं, इनका जो सीरम हम तैयार करते हैं बच्चों, ये एंटीबॉडी के रूप में किसी जानवर से तैयार करते हैं। जैसे हम बात करें कि एंटी वेनम इंजेक्शन जो होता है बच्चों, ये इम्यूनाइज्ड हार्ट से तैयार किया जाता है, किसी घोड़े से, अर्थात उसके घोड़े के सीरम का वही एंटीबॉडी होता है। उस एंटीबॉडी को निकाल कर हम इंजेक्शन के माध्यम से किसी दूसरे आदमी को लगा देते हैं जिसको सर्प काटा रहता है, तो वो सही हो जाता है। चूँकि क्या है, सर्प का जो वेनम है बच्चों वो एंटीजन के रूप में काम कर रहा है, और जो हम ये एंटीवेनम इंजेक्शन जो हम हार्ट से, घोड़े से निकाल कर चढ़ा रहे हैं, एंटीबॉडी के रूप में काम कर रहा है, तो वहाँ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाएगा और पेशेंट सही हो जाता है। तो ये डायरेक्ट क्या होता है बच्चों, ये डायरेक्ट एंटीबॉडी ही तैयार कर लेते हैं हम, अर्थात घोड़े के अंदर क्या करते हैं, एंटीबॉडी तैयार होता है और उसी एंटीबॉडी को हम सीरम के रूप में निकालकर इंजेक्शन के माध्यम से किसी पेशेंट के अंदर लगा देते हैं। तो इस प्रकार का जो इम्यूनिटी होता है उसको हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो रेबीज होता है, रेबीज क्या है बच्चे, एक प्रकार का हाइड्रोफोबिया है जो कुत्ता काटने के बाद होता है। तो कुत्ते के प्रति जो इसका, जो कुत्ता जब काटता है तो इसका एंटीजन जैसे हमारे शरीर के अंदर एंट्री करता है, तो इसके एंटीजन को समाप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, एंटीबॉडी के रूप में एंटी रेबीज इंजेक्शन चढ़ाते हैं। क्या चलाते हैं, एंटी रेबीज इंजेक्शन। और ये एंटी रेबीज इंजेक्शन जो है बच्चों वो किससे बनाया जाता है, मंकी से बनाया जाता है।
है ना। तो मंकी के द्वारा हम तैयार कर लेते हैं और उसके सीरम को निकाल लेते हैं और ये सीरम एंटीबॉडी के रूप में काम करता है। फिर जब किसी आदमी को कुत्ता काटता है तो उसके लिए हम एंटी रेबीज इंजेक्शन चढ़ा देते हैं और वो सही हो जाता है। तो इस प्रकार का जो स्नेक वेनम बनाया जाता है या एंटी रेबीज इंजेक्शन होता है बच्चों, इट इज़ अ टाइप ऑफ द आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी होता है। ठीक बच्चों, तो अगर हम ये जाने कि ये इसमें क्या अंतर है, एक वैक्सीन में या एंटीबॉडी में क्या अंतर है, तो वैक्सीन में क्या होता है बच्चों, वैक्सीन में हम किसी भी बैक्टीरिया वायरस का क्या करते हैं, हम उसका कोई डेड पार्ट चढ़ा देते हैं, अपने शरीर के अंदर डाल देते हैं और टीकाकरण के माध्यम से उसके डेड पार्ट को या फिर उसके डिसआर्म RNA DNA को डालते हैं या एंटीजन को हम अपने शरीर के अंदर डालते हैं और हमारा बॉडी खुद उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी जनरेट कर लेता है। ठीक बच्चों, लेकिन अगर यहीं हम इसकी बात करें आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी में, तो ये जो हम एंटीबॉडी चढ़ाते हैं बच्चों, ये एंटीबॉडी हमारा शरीर जनरेट नहीं करता, बल्कि हम एंटीबॉडी बाहर से ही बनाकर उसके पेशेंट के शरीर के अंदर एंट्री कराते हैं। इसमें जो होता है, इसमें पेशेंट क्या होता है, अपना खुद का एंटीबॉडी जनरेट करता है, लेकिन यहाँ क्या होता है, हम एंटीबॉडी बनाकर अपना आर्टिफिशियली डालते हैं। ठीक ना बच्चों, अर्थात इसमें हम प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी किसी पेशेंट के अंदर एंट्री कर रहे हैं और इसमें हम क्या कर रहे हैं, किसी एंटीजन का डेड बॉडी डाल रहे हैं और हमारा शरीर खुद रिस्पॉन्ड कर रहा है, एंटीबॉडी बना रहा है। यही दोनों अंतर है इसमें एंटीजन और ये वैक्सीन में और फिर इसमें अर्थात एंटीबॉडी में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, हम अगले वीडियो में आपको बता भी देंगे कि क्या अंतर है वैक्सीन में और एंटीबॉडी में। ठीक बच्चों, तो इट इज़ ऑल अबाउट द इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या होता है, इम्यूनिटी कितने प्रकार के होते हैं, इन्नेट इम्यूनिटी क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है। ठीक बच्चों, इम्यूनोलॉजी क्या होता है। तो आज बच्चों हम लोगों ने इस वीडियो सेगमेंट के माध्यम से ये सब जानने की कोशिश की। तो उम्मीद है बच्चों कि आज का लेक्चर करीब करीब आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें, हम आपके समस्या का समाधान जरूर करेंगे। तो उम्मीद है बच्चों आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा। अगर बच्चों ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने यार दोस्तों में भी शेयर करें, जिससे उनकी भी तैयारी सुचारू रूप से चल सके। तो मिलते हैं बच्चों अगले सेगमेंट्स में और हम जानेंगे इम्यूनिटी के विषय में कुछ और ख़ास चीज़ें, जिसमें हम लोग देखेंगे सेल्स ऑफ एक्वायर्ड आर स्पेसिफिक इम्यूनिटी। एक्वायर्ड या स्पेसिफिक इम्यूनिटी के कौन कौन से सेल्स होते हैं, उनके सभी मैकेनिज्म को अच्छे से जानेंगे, सभी सेल्स के विषय में बहुत गहन अध्ययन करेंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेगमेंट में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।